नमस्कार। देश के बाद में हाजिर है। पहले बात राहुल गांधी के बयान पर मचे बवाल की। एक तरफ संसद की कार्रवाई स्थगित हो रही है, बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है, तो विपक्ष जांच, ईडी, सीबीआई दुरुपयोगों की बात कर रहा है। कल ही 18 पार्टियों ने मार्च निकाला, उसकी कोशिश की थी। बहरहाल आज राहुल गांधी संसद पहुंचे, लेकिन हंगामे के चलते संसद स्थगित हो गया। कुछ देर पहले एक प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा कि 4 मंत्रियों ने मेरे खिलाफ आरोप लगाए, संसद में उनका जवाब चाहूंगा। लोकतंत्र चल रहा है तो मुझे संसद में बोलने दिया जाएगा। इस पर बीजेपी ने कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। आप भारत के लोकतंत्र का अपमान करेंगे, भारत की जनता के अभिमत का अपमान करेंगे, और ऊपर से लंबे लंबे भाषण देंगे। और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राहुल गांधी आज संसद पहुंचे थे, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि संसद में उनको बोलने दिया जाएगा। देखिए निधि जी, राहुल जी कई बार संसद में बोले भी हैं, और बोलने से पहले उन्होंने कहा है कि जब मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। पिछली बार भी आपने याद होगा राफेल के मुद्दे पर, उससे पहले भी तमाम और डिमोनेटाइजेशन के इश्यूज पर या और भी इश्यूज पे। लेकिन संसद में भूकंप या भूचाल तो नहीं आया, उनकी पार्टी में भूचाल जरूर आ गया। एक चीज समझने की जरूरत है कि संविधान, संसद और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस पर जो दुष्प्रचार का अभियान चल रहा है, वो कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि बाई चॉइस है। और वो चॉइस एक बहुत ही खतरनाक साजिश का हिस्सा है। आपको याद होगा कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से जो डायनेस्टी जिस तरह से डिमोलिश हुई है, उसके बाद वो कभी चैन से नहीं बैठे। उन्होंने हर 6 महीने के इंटरवल के बाद हिट एंड रन का एक अभियान चलाया। एक मुद्दा लेकर आते थे, कभी जासूसी आ जाती थी, तो कभी राफेल आ जाता था, तो कभी जो है वो फौज में भर्ती का मुद्दा आ गया, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक और सियासी साजिश का संदूक लेकर के लोग घूमने लगे, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। लेकिन जो समय चूज किया जाता है, या जिस तरह से समय को इन्होंने चूज किया, मुझे याद है कि 2015 में जब 54 अफ्रीकन कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि भारत में दुनिया के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम पहलुओं पर डिबेट कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, डिसीजन कर रहे थे, उस समय अवार्ड वापसी का अभियान चल गया था। तमाम लोग जो है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकाल करके अवार्ड वापस कर रहे थे। उस वक्त 54 देशों के अफ्रीकन कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्तान में है, ये खबर ना हो करके और अवार्ड वापसी की खबर हुई। जब ट्रंप साहब आए 2020 में, तो उस समय भी आपको याद होगा कि शाहीन बाग का एक मुद्दा उठा दिया गया, और उनके साथ भी जो मीडिया के साथी आए थे, वो ट्रंप साहब की विजिट से ज्यादा शाहीन बाग को देख रहे थे। और आज जो है वो G20 चल रहा है भारत में, भारत उसकी अध्यक्षता भी कर रहा है, मेजबानी भी कर रहा है। ऐसे समय में न केवल देश में बल्कि बाहर जाकर के भी हमारे संसद को, हमारे संविधान को, हमारे संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से, जिस एक साजिश के तहत
जिस तरह से उनको बदनाम करने का काम हो रहा है, वो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं एक आपराधिक साजिश की गंध उसमें आती है। नकवी जी, राहुल गांधी ने कहा है कि करीब 4 मंत्रियों ने संसद के अंदर उन पर आरोप लगाए हैं, तो पहले संसद में उनको जवाब देना है और फिर ही बार आकर वो कुछ कहेंगे। देखिए, पहली बात ये कि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते मैंने बहुत वर्षों तक काम किया है। मैं एक बात आपको बताऊं निधि जी, उन्हें मुझे लगता है कि या तो संसद का कानून नहीं मालूम या व्यवस्था में नहीं मालूम। अरे भैया, जब कोई भी मिनिस्टर या कोई भी सदस्य आपके लिए बोल रहा था तो आपको हाउस में रहना चाहिए था। आप हाउस में रहते, आप के पास अगर कोई आपके पोथी में कुछ जवाब था, तर्क था, तो आप उस तर्कों को बताते। अब आप तो वहां से गायब थे। आपकी पार्टी के लोगों ने भी उस पर कोई बहुत आपत्ति नहीं की। अब आप जो है वो पता नहीं कहां से थोड़ा दौरा वौरा करके विदेश से आए हैं और उसके बाद कह रहे हैं जी मैं 4 दिन बाद आया हूं। जब मैं आऊंगा और किसी ने अगर मेरे पेट पीछे बहुत पहले कुछ कहा है तो हम उसका जवाब अब देना चाहते हैं। अरे भाई, आप जिन मुद्दों को, आप तो कह रहे थे कि पार्लियामेंट जो है हमारी, विदेश में जाके आपने कहा कि पार्लियामेंट में तो हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। पहले तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के जो डिग्निटी और डेकोरम और को जो है आपने धूल दूषित करने की कोशिश की। दिक्कत ये नहीं है, जो भारत की धमक और मोदी जी की धाक है उसको धक्का देने की जो इनकी सनक है, उसमें ये खुद धूल दूषित होते जा रहे हैं। नकवी जी, आप तो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में जब बीजेपी कहती है झूठ बोल रहे हैं वो, क्या ऐसे में उनसे राहुल गांधी से सवाल किए जा सकते हैं संसद के अंदर? बिल्कुल, ये स्पीकर साहब का ये विशेषाधिकार है और अगर राज्यसभा के ये सदस्य होते तो राज्यसभा के चेयरमैन साहब का ये अधिकार है कि कोई भी सदस्य अगर सदन के बाहर जा करके और सदन की गरिमा या सदन के बारे में दुष्प्रचार करता है, तथ्यों और तर्कों से विपरीत बात करके दुनिया, और खास तौर से ये तो भारत की बात छोड़िए, आपने विदेश में जाके कहा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र, जिसकी ताकत को पूरी दुनिया जो है वो नतमस्तक होकर के सलाम कर रही है, आप उसके बारे में पूरी दुनिया को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का जो भारत का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये संसदीय लोकतंत्र है या संसद है, वो पूरी तरह से नाकारा हो चुकी है। तो ये तो सवाल, ये विशेषाधिकार है संसद का और संसद को ये पूछना ही चाहिए। और मुझे जानकारी है ये कि कुछ लोगों ने प्रिविलेज दिया भी है इस बारे में। राहुल ने यह भी कहा कि अगर डेमोक्रेसी फंक्शनल है तो मुझे संसद के अंदर बोलने दिया जाएगा। देखिए, अगर ये डेमोक्रेसी फंक्शनल नहीं होती, निधि जी मैं बहुत कड़े शब्द कह रहा हूं, अगर ये डेमोक्रेसी फंक्शनल नहीं होती और जिस तरह से पानी पी पी करके नरेंद्र मोदी जी को हर दिन कोसना, हर दिन उनके बारे में दुष्प्रचार करना, और वहां तक की बात ठीक थी, भारत बैशिंग की जो इनकी मोदी बैशिंग की जो सनक थी वो भारत बैशिंग की साजिश बन गई। और जिस तरह से किया, अगर कोई डेमोक्रेसी किसी देश में नहीं होती और उस देश में इस तरह से उस देश के बारे में ये कह के आते और देश में आने के बाद उनका क्या हाल होता है, ये बात अच्छी तरह से उनको भी मालूम है, क्योंकि ये देश में डेमोक्रेसी है, इस देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक मूल्यों को कोई भी किल नहीं कर सकता, इसलिए वो इस तरह की बातें चाहे देश में और विदेश में कह रहे हैं। अभी इन्होंने जो है वो कितनी लंबी यात्रा की, परेड की, और उस परेड में आकर के इन्होंने जो उसका सार दिखाया कि भाई हमें तो देश में न कहीं नफरत दिखाई पड़ी, न हमारे देश में कहीं लोगों में कुंठा दिखाई पड़ी, न लोगों में गुस्सा दिखाई पड़ा, देश में सब जगह शांति दिखाई पड़ रही, ये इनका सार था, इनकी जो परेड की उन्होंने उसका सार था। उसके बाद कहते हैं जी ये जो है इस देश में बहुत इंटॉलरेंस है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी इस परिवार पॉलिटिक्स की, इस डायनेस्टी की इंटॉलरेंस के सबसे बड़े शिकार हैं, असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हैं, और आज भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं
कि इनको जनादेश नहीं मिला है। इनको लगता है कि इस डायनेस्टी और डेमोक्रेसी एक होती है। डायनेस्टी अगर कमजोर हो गई तो डेमोक्रेसी कमजोर हो गई, क्योंकि ये तो अभी भी उसी भी सुर में, उसी सनक में है, उसी सुरूर में है कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अभी भी उसी सुरूर में है कि कांग्रेस इज कंट्री, कंट्री इज कांग्रेस। और अभी भी उसी में है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। भैया इस सनक और सुरूर से बाहर निकलो, तब आपका कुछ जनता भला कर पाएगी। नकवी जी, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं, तो कार्रवाई की बात, सवाल जवाब की बात आप कह रहे हैं, कैसी कार्रवाई हो सकती है राहुल पर? देखिए, ये तो स्पीकर साहब पे निर्भर करता है। उनकी सदस्यता पर भी जो है सवाल उठाए जा सकते हैं। उनको और भी कई प्रावधान हो सकते हैं। उनको कुछ समय के लिए संसद से कार्रवाई में भाग लेने से रोका भी जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। किसी ने आज तक भारत के इतिहास में सरकारों के बारे में कहा है, जाकर के बाहर भी कहा है कि भाई ये सरकार नाकारी है, निकम्मी है, ये सरकार ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ठीक है। पार्लियामेंट के बारे में सिर्फ इमरजेंसी का एक ऐसा वक्त था जिस समय की संसद और संसदीय जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी, उसको जो है वो बंधक बनाया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में। उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं आया। उसके बाद तो आपको मालूम है कि तमाम संविधान में संशोधन हो गया, जिसके बाद कितना भी किसी के पास पावर होगा, कितना भी बड़ा जनादेश लेकर आएगा, लेकिन संसद को बंधक नहीं बना सकता। यह हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। और उसके बारे में अगर आप दुष्प्रचार कर रहे हैं, तर्कों और तथ्यों से विपरीत बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये सबक तो मिलना चाहिए। नकवी जी, आप हमारे साथ जुड़े, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम देख सकते हैं किस तरह से 2024 के चुनावों से पहले सियासत है वो गरमा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आज तब और आपको बता दें एक और उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में मनीष सिसोदिया पर एफआईआर दर्ज कर ली है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। पहले सीबीआई और फिर ईडी की गिरफ्त से मनीष सिसोदिया निकले भी नहीं कि सीबीआई ने फीडबैक यूनिट मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल 2015 और 2016 में जब मनीष सिसोदिया विजिलेंस विभाग के मंत्री थे, तो दिल्ली सरकार के अधिकारियों के कामकाज और भ्रष्टाचार पर नजर रखने के लिए विजिलेंस विभाग के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई गई। फीडबैक यूनिट के गठन के बाद में पहली आपत्ति दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर से उठी। इसमें आपत्ति फीडबैक यूनिट के गठन, इसके फंड और जो इसमें 17 लोगों की भर्ती कथित तौर पर की गई थी, इसके ऊपर में उठाई गई। कहा यह जा रहा है कि जो 17 लोगों की भर्ती की गई, इसमें ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिटायर्ड हुए लोग थे। विजिलेंस डिपार्टमेंट की इसी शिकायत को उपराज्यपाल के पास भेजा गया और फिर उपराज्यपाल ने इसको सीबीआई को सौंपा और फिर सीबीआई ने जांच करने के बाद अब मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने शुरुआती जांच के आधार पर इस मामले में आरोप लगाए कि फीडबैक यूनिट के गठन में नियमों को ताक पर रखा गया। जिन पदों पर अधिकारियों को रखा गया, उनकी मंजूरी उपराज्यपाल से नहीं ली गई। फर्जी बिल पेश किए गए। इस सब के चलते दिल्ली सरकार को 36 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 सलाहकारों समेत कुल 6 आरोपी बनाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री का प्लान है कि मनीष सिसोदिया पर कई सारे गलत केस लगाकर उनको लंबे समय तक अंदर रखा जाए। देश के लिए दुखद है। उधर बीजेपी लगातार एफबीयू मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। अभी अरविंद केजरीवाल जी इस डर से कूद जाते हैं कि कहीं इस जांच की आंच उन तक न आए, क्योंकि मास्टरमाइंड तो चीफ ही हैं। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के चीफ कौन होते हैं? और चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ मनीष सिसोदिया ही अपने स्तर पे ये सारे कांड कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता, चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर ये एफबीयू वाला है। सीबीआई का आरोप यह भी है कि फीडबैक यूनिट ने विरोधी नेताओं की जासूसी भी की। हालांकि अभी मामला भ्रष्टाचार का दर्ज हुआ है।
इस मामले में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इस मामले की जांच सीबीआई को 2016 में ही दे दी गई थी, तो क्या सीबीआई को इस मामले की प्राथमिक जांच करने में 7 साल का समय लग गया, तभी यह मामला 2023 में जाके फिर से उठा है। खैर, जो भी हो, फिलहाल मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों में लगातार घिरते ही जा रहे हैं। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बीआरएस नेता के कविता को अब ईडी ने 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने उन्हें आज ही पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गई। उन्होंने अपने वकील के जरिए हाजिरी लगवाई और ईडी को भेजे कुछ दस्तावेज। के कविता ने ईडी से कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कविता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर ईडी के समन पर रोक लगाने की मांग की थी, जिससे उन्हें आज पेश होने के लिए कहा गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया, लेकिन तत्काल कोई राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट अब 24 मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा। के कविता से ईडी ने 11 मार्च को 9 घंटे तक पूछताछ की थी। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी पार्टियां मिली। मुद्दा था जम्मू कश्मीर में चुनाव का। ये लोग चुनाव आयोग से भी मिले और सबने फैसला किया है कि जल्द एक डेलीगेशन श्रीनगर जाएगा। ये है विपक्ष की एकता की तस्वीर। अलग अलग विचारधारा वाले कई राजनीतिक दल मिले और सरकार से सवाल किया कि आखिर जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। जम्मू कश्मीर की पार्टीज के लोग आए थे, 13 पार्टीज के, उन्होंने ये इनके सामने रखा कि साहब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाए और जबकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं किया जाए। इस साल मई में ये लोग ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर श्रीनगर भी जाएंगे। अगर हमने उनको सुझाव दे दिया कि हम सब लोग श्रीनगर आने के लिए तैयार है, वहाँ आकर ये जो वहाँ के लोगों की दर्द है उस सुनकर भरोसा देने के लिए तैयारी है और जो कुछ डेट तय हो जाएगी इससे हम सब वहाँ जाएंगे, उनको समर्थन देंगे। सर, पहले स्टेटहुड या पहले इलेक्शंस? दोनों साथ ही होंगे। गृह मंत्रालय इस साल कई बार संसद में बता चुका है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। 2020 में जहां 37 आम नागरिक और 62 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, वहीं 2021 में 41 नागरिक और 42 सुरक्षाकर्मी मारे गए। 2022 में 30 आम नागरिक और 31 सुरक्षाकर्मी मारे गए और इस साल जनवरी तक 7 आम नागरिक मारे गए हैं। वहाँ पे असंवेदनशील सरकार चल रही है, ब्यूरोक्रेसी ड्रिवन सरकार चल रही है, जिसका आम आवाम के दर्द दम से, चाहे जम्मू हो, कश्मीर हो या लद्दाख हो, कोई लेना देना। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए, वहाँ पर चुनाव होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आखिरी चुनाव 2014 में हुए थे। 9 साल हो चुके हैं। धारा 370 हटाए हुए भी अब 4 साल होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ये दावा कर रहा है कि जमीन पर हालात जो हैं वो बेहतर हुए हैं। यही वजह है कि ये राजनीतिक दल अब केंद्रीय गृह मंत्री को याद दिला रहे हैं कि जो वादे उन्होंने राज्य की बहाली और चुनावों की किए थे, अब समय आ गया है उन्हें पूरा करने का। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुंछ जिले के अपने दौरे के दौरान नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की है। उन्होंने पूरे मंदिर परिसर में परिक्रमा की और शिवलिंग का जलाभिषेक भी किया। और आपको बता दें, यहाँ पर इस पर अब बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। कहा है कि महबूबा मुफ्ती मंदिर यात्रा केवल राजनीतिक नौटंकी है। कुछ मौलानाओं ने भी महबूबा मुफ्ती के इस कदम को इस्लाम के खिलाफ बताया है। महबूबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी के मंदिर जाने पर सवाल या बवाल नहीं होना चाहिए। हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमुना तहजीब है। वहां हमारे जो यशपाल शर्मा ने वो मंदिर बनाया है और उनके बेटे चाहते थे मैं अंदर जाके देखूं, तो मैंने मंदिर देखा जो उन्होंने बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया, बड़ा पुंछ वालों ने बहुत दिल खोल के पैसा दिया है। और उसके बाद वहाँ किसी ने मेरे हाथ में
बड़ी श्रद्धा से पानी का लोटा रख दिया कि आप इस पे डालिए। जब कोई इतनी श्रद्धा से, इतनी प्यार से आपसे कोई बात करे तो आप तो उसको दिल तो नहीं तोड़ेंगे, नहीं मैं नहीं डालूंगी। तो उन्होंने कहा तो मैंने डाल दिया। ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है, यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे जियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। मैं भी मंदिर से आ रहा हूँ, जल चढ़ा करके आया हूँ। खबर उन लोगों की बनती है क्योंकि कारण ये है कि वो कुछ अलग सा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है जब समय इस प्रकार का आता है या इलेक्शन वगैरह सामने आते हैं तो वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर सच में वो इस प्रकार से कर रहे हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो देश के हित में काम करें और जम्मू कश्मीर के हित में काम करें, ना कि पाकिस्तान के समर्थन में हमेशा से जो उनका एक फेवर रहती है या मिलिटेंट्स के समर्थक बनकर वो करती हैं। मैं यही भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें। और देश की बात में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे दिल्ली हाईकोर्ट से तेजस्वी यादव को नहीं मिली है राहत। मेरा अपील है कि हम ही आप में से कई तरह लोग बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक में जहां एक तरफ बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, वहीं पार्टी के अंदर हावी होती गुटबाजी बीजेपी नेतृत्व के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मोदी शाह ने येदियुरप्पा का दामन एक बार फिर से थामा है, तो वहीं स्थानीय नेताओं को येदियुरप्पा और उनके बेटे विजेंद्र का बढ़ता कद रास नहीं आ रहा है। बीएस येदियुरप्पा के बेटे और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बीवाई विजेंद्रा का बढ़ता कद। दो 2019 में कांग्रेस जेडीएस से 17 विधायकों को तोड़ने, उन्हें इस्तीफा दिलवाने से लेकर जितवाकर येदियुरप्पा की बीजेपी सरकार को बहुमत दिलवाने का काम विजेंद्रा ने इतनी सफाई से किया कि वो मोदी शाह की नजर में आए। 2019 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक में बीजेपी की नीति निर्धारण में सक्रिय भूमिका निभाई। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने विजेंद्रा को बीजेपी प्रदेश इकाई का उपाध्यक्ष बना दिया। तकरीबन 50 साल के विजेंद्रा को उनके पिता येदियुरप्पा अपनी शिकारीपुरा सीट से विधायक बनाना चाहते थे। जैसे ही येदियुरप्पा ने बयान दिया, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि भड़क गए। निर्णय किचन लागला। हमारी पार्टी में किचन में फैसले नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि वो नेताओं के बच्चे हैं, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और टिकट देने का फैसला उनके घर पर नहीं हो सकता। अब आपने विजेंद्र के बारे में पूछा, उन्हें टिकट देने का फैसला किचन में नहीं, संसदीय बोर्ड लेगा। टिकट कोडबेको अन्नो बिडबेको अन्नो निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड तगొట్టుಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ। सीटी रवि की बगल में पगड़ी पहने नजर आ रहे हैं नलिन कुमार कटील, जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वो मंद मंद मुस्कुरा रहे, इसके बावजूद कि बयानबाजी उनके डिप्टी प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष बीवाई विजेंद्रा के खिलाफ की गई। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा ने भी फौरन पलटवार किया। येदियुरप्पा ने कभी भी अपने परिवार की चिंता नहीं की, लेकिन जो लोग येदियुरप्पा पर बयान दे रहे हैं उन्हें मैं चेतावनी दे रहा हूँ। वो सोच समझकर बोले। येदियुरप्पा आज सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, ना ही उनके पास कोई सरकारी पद है। इसके बावजूद मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ कि राज्य के करीब 6.5 करोड़ जनता के दिलों में येदियुरप्पा आज भी हैं। सिर्फ येदियुरप्पा ने जनता के दिलों में स्थायी जगह बना रखी है। तकरीबन 78 साल की उम्र में 2019 में जब येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के अंदर आवाज उठी कि भले ही मुख्यमंत्री येदियुरप्पा हो, लेकिन सरकार विजेंद्रा ही चला रहे हैं। येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा का बढ़ता कद
कभी भी यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं को रास नहीं आया। उन्हें लगता है कि अगर विजेंद्रा ताकतवर होते हैं तो ऐसी सूरत में स्थानीय नेता कभी भी उभर नहीं पाएंगे। यानी बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व येदियुरप्पा परिवार के शैडो से बाहर निकलने की कोशिश करता नजर आ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम विरोधों के बावजूद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व येदियुरप्पा के साथ खड़े होने को मजबूर है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार की। नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत नहीं मिली है। अब तेजस्वी यादव 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में तेजस्वी यादव की याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री को इस महीने गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद तेजस्वी यादव सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए। तेजस्वी यादव 25 मार्च को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में सुबह 10:30 बजे पूछताछ के लिए पेश होंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई समन पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे रोक लगाने की मांग की थी। 25 मार्च को दिल्ली में सीबीआई दफ्तर में सुबह 10:30 बजे तेजस्वी को पेश होना है। So we had stated that the summons are without jurisdiction, as the IO cannot call any person outside his jurisdiction, which is New Delhi CBI Delhi headquarters. Now the court was of the view that the petitioner can join through video conferencing. We requested that we should be given interim protection so that we apprehend that Tejasvi Yadav will be arrested, because it has happened earlier in the case of Bhola Yadav, जहाँ पे भोला यादव appeared pursuant to 160 CRPC notices, but he was arrested. So finally, the court on the CBI then made a statement that they do not want to arrest the petitioner in the month of March, as they have to file the charge sheet in the month of March in this case. So the court has passed this order that CBI is contemplating not to arrest petitioner Shri Tejasvi Yadav in the month of March, and we have given a date. We have given a date of 25th March at 10:30 AM to appear before CBI headquarters in Delhi. बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार के साथ किसानों की बैठक चल रही है। महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमतों से परेशान किसानों का सैलाब बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले हमने दिखाया था जब ये यात्रा शुरू हुई थी, 10,000 से ज़्यादा संख्या में शुरू हुई थी डिंडोरी से ये यात्रा, जो मुंबई की राजधानी जा रहे थे। ये प्याज के किसान हैं। आपको बता दें करीब 20,000 अब माना जा रहा है कि ये किसान मौजूद हैं। ये ड्रोन से ये शूट किए गए दृश्य हैं। इनमें महाराष्ट्र के किसान अपनी मांगों की फहरिस्त के साथ 17 सूत्री इनकी मांगे हैं, उनके साथ ये मुंबई की ओर जा रहे हैं। नासिक ज़िले के डिंडोरी से ये शुरू हुआ था। लगभग 7-8 दिन लगने थे इस यात्रा में। इससे पहले कल सरकार और किसानों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत होनी थी जो रद्द हो गई थी, और उसके बाद सरकार के 2 मंत्रियों ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात भी की थी। अब तस्वीरें देख सकते हैं क्या हाल है इन किसानों का जो इतने दिनों से सड़क पर चल रहे हैं। देश की बात में आगे ब्रेक के बाद हम महाराष्ट्र से मुंबई से खास खबर दिखाएंगे। कोरोना को लेकर किस तरह से बढ़ रहे हैं मामले। बात अब कोरोना की। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड की वापसी से हलचल है। मार्च में बीते 15 दिनों में कोविड के एक्टिव मामले 200%, तो महाराष्ट्र में बीते 60 दिनों में रोजाना मामलों में 400% की बढ़त दिखती है। फ्लू और कोविड का अटैक एक साथ चिंता बढ़ा रहा है। नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल्स लैब भेजे जा रहे हैं।
मुंबई में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। बीते 15 दिनों में कोविड के एक्टिव मामलों में 257% बढ़त दिखी है। 1 मार्च तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 0.53% थी और एक्टिव मामले थे 47, लेकिन 15 मार्च तक टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.71% तक पहुंची और अब एक्टिव मामले 168 हो चुके हैं। महाराष्ट्र का ये बीते 60 दिनों का ग्राफ बताता है कि कोविड के मामलों में 400% से भी ज्यादा उछाल हुई है। देश भर के रोजाना के मामलों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर नजर आ रहा है। मुंबई कोविड टास्क फोर्स अलर्ट पर है। कुछ लैब को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके वेरिएंट चेक करने के लिए, उसके और आगे जीनोम सीक्वेंसिंग चेक करने के लिए टेस्टिंग की जाए। वो ऑलरेडी कर रहे हैं। रिपोर्ट आने में थोड़ा सा समय लगता है, उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग में वो लग रहा है। बट किसी भी तरह का वेरिएंट आए, कोई भी तरह के केसेस आ सकते हैं, आए भी, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं उस चीज़ से लड़ने के लिए। किसी को भी किसी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली थोड़े से नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं अगर हम लोग टेस्टिंग करके देखते हैं तो। अदरवाइज पिछले हम लोग 2 हफ्ते से देख रहे हैं मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर सर्दी, जुकाम, बुखार और परसिस्टेंट कॉफ, उसके केसेस डेफिनेटली काफ़ी बढ़े हैं। कोविड-19 के साथ महाराष्ट्र में H3N2 इन्फ्लुएंजा A वायरस के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चों पर इसका असर बुरा दिख रहा है। कोरोना और H3N2 दोनों के मामलों में उछाल आने से लोगों की चिंताएं बढ़ी हैं। इन्फ्लुएंजा A और कोविड दोनों ही पेशेंट्स में सिम्टम्स सिमिलर रहते हैं। आजकल कई पेशेंट्स हाई फीवर, खांसी, सर्दी, गले में दर्द, बदन दर्द, वीकनेस के वजह से हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं और जब टेस्ट करते हैं तो इन्फ्लुएंजा A पॉजिटिव आ रहा है और कई पेशेंट्स में कोविड भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में जिस 23 साल के MBBS छात्र की कोविड-19 से मौत हुई, उनमें इन्फ्लुएंजा का H3N2 वायरस भी पाया गया था। भारत में देखें तो रोजाना के कोविड मामलों में बीते 30 दिनों में 8 गुना बढ़त दिख रही है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इसके पीछे कोरोना वायरस का वेरिएंट XBB.1.16 हो सकता है, जिससे US, चीन और सिंगापुर जैसी जगहों पर मामले बढ़े हुए दिख रहे हैं और भारत में भी इसकी मौजूदगी बढ़ी हुई नजर आ रही है बीते कुछ हफ्तों में। मुंबई में कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो एक बार फिर से मास्क लगाने का समय आ गया है। बहरहाल इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही।